तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि कुकू एफएम ऐप पर भी तमाम कहानियां आती हैं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो आप अपनी मनपसंद की तमाम कहानियाँ अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग फील्ड की यहाँ सुन सकते हैं। और इन तमाम कहानियों में कहानी है द असैसिनेटेड वंस। तो ये कहानी भी कुकू एफएम ऐप पर है और ऐसी तमाम अनगिनत सैकड़ों हज़ारों कहानियाँ हैं। तो कुकू एफएम ऐप पर भी आप कहानियाँ सुन सकते हैं। आज कहानी सुनाओ उससे पहले बात सुपर संडे की जो कल गुजरा। कल दो चीज़ें हुई जिस पर पूरे देश की नज़र थी। एक तो नोएडा का ट्विन टावर, शायद इससे ऊंची इमारत, दो जुड़वां इमारत को इस तरीके से गिरते हुए पहली बार लाइव लोगों ने देखा। तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इसे कह सकते हैं। विदेशों में ऐसे कई चीज़ें, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स गिराई गई हैं, लेकिन देश में, हालांकि एक मैंने पहले भी उस दिन बताया था, केरल में ज़रूर, लेकिन ये जिस तरीके से ख़ासतौर पर मीडिया में हाइप्स, हर चैनल 50 कैमरे के एंगल से हर कोने से ये दिखाने की कोशिश ताकि कोई भी धमाका जो है मिस ना हो जाए। तो पहले तो दोपहर 2:30 बजे ठीक सायरन बजा और उसके बाद ये दो जो करप्शन या भ्रष्टाचार की भी निशानी या सबूत कह सकते हैं, क्योंकि ये उसी लिए गिराई गई है, क्योंकि इसमें मिली भगत थी न सिर्फ उस कंस्ट्रक्शन कंपनी की, सुपरटेक की, बल्कि नोएडा अथॉरिटी जिसने इजाज़त दी, परमिशन दी, ग्रीन बेल्ट एरिया में इस आसमान छूती दो इमारतों को बनाने के, जिसमें कायदे कानून नियम ताक पर रख दिए गए थे। करीब 600 करोड़ रुपीज़, 600 करोड़ रुपए की दो बिल्डिंग बनी थी, इस पे इतने पैसे खर्च हुए थे और लगभग 17 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग को गिराने पे खर्च हुए। शायद ये इकलौता मामला था जिसमें पूरा देश जानता था कि संडे 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे दो बिल्डिंगों में धमाका होने वाला है। क्राइम रिपोर्टिंग के नज़रिए से देखें तो ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि बाकी जब धमाका होता है तो वो एक सरप्राइज़, एक चौंकाने वाला एलिमेंट होता है। लेकिन यहाँ हर एक को पता था, बल्कि मैंने एक दो दोस्त हैं नोएडा पुलिस में, उनसे मजाक में पूछा भी कि इतना बड़ा धमाका हो गया, आप लोगों को वक्त, तारीख, जगह सब पता थी, फिर भी आप रोक नहीं पाए। मजाक था, लेकिन वो भी हंसने लगे। तो ट्विन टावर और उसको कैमरे पे हर एंगल से आप सभी ने, मुझे उम्मीद है कि लगभग देखा होगा। तो वो देखना भी एक अद्भुत चीज़ थी कि कैसे, चूँकि उसमें कलाकारी बहुत थी। आपके 7 फीट दाएं, 7 फीट बाएं, आगे पीछे बाकी रेजिडेंशियल एरिया है, अपार्टमेंट्स हैं, और उस इतनी ऊंची बिल्डिंग को गिरानी है। और अगर ऊपर वाला ना करे, वो ज़रा सा भी चूक जाए दाएं बाएं, हालांकि सारे घर खाली हैं, लेकिन फिर आशियाना बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, वक्त लगता है, पैसे लगते हैं। एक घर बनाने में लोग उम्र गुजार देते हैं, तो फिर बार बार कहाँ से बन पाए। तो वो शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो तय था, जिस तरीके से वो बिल्डिंग को गिराई गई, आसपास की इमारतों को खाली किया गया था, बहुत सारी इमारतों को पर्दों से ढक दिया गया था, लेकिन धुएं का जो गुबार था, मुझे लगता है वो पर्दा भी काम नहीं आया होगा। बाद में जिस कंपनी ने इसको ब्लास्ट से उड़ाया उसने बताया, और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी देखा, कुछ आसपास की इमारतों के शीशे, जो कांच है खिड़कियों के, वो सारे टूट गए। एक दो की बाउंड्री वॉल टूट गई, जिसका काम शुरू भी हो गया आज बनना। तो कुल मिलाकर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और जो उम्मीद थी वैसे ही हुआ। जिन्होंने इस पूरे धमाके को अंजाम दिया था, जो पूरी तरीका अपनाया, उनसे जब बात हुई, उन्होंने बताया कि धमाके से बिल्डिंग को उड़ाना उनके लिए इतना मुश्किल काम नहीं था। चैलेंजेस कहाँ पे आए कि इस दोनों टावर में जो बारूद भरना था सॉफ्ट पाइप में, और उस पाइप को दीवार के अंदर डालना था, तो दीवारों में होल होनी थी। तो इन दो टावर के अलग अलग फ्लोर पे, ज़मीन से लेकर आसमान तक जो होल किए गए, उसकी लंबाई अगर देखें तो करीब 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर लंबाई में था वो, और उन 17 किलोमीटर के दायरे में बारूद भरा गया। यूं गोल गोल बिल्डिंग आपने तो देखी है, और सभी के जो बारूद भरना था उसका होल जो है वो एक ही साइज़ का होना चाहिए था। तो बड़ी महीन बारीक काम, और इसमें बड़ा मुश्किल, और एक करीब 17 किलोमीटर, आप अंदाज़ा लगाइए कि 17 किलोमीटर कितनी दूरी तक होता है। तो इन दोनों टावर में लगभग 17 किलोमीटर ये जो सारी चीज़ें की गई, उसको स्टेट करके देखें तो उन्होंने बताया था कि दूरी 17 किलोमीटर, और उसमें ये सारी चीज़ें की। तो खैर 2:30 बजे सब कुछ ऊपर वाले के करम से सब ठीक हुआ, और जैसा प्लान किया गया था उसी तरीके से बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो गई।
अब मलबा उठाने का काम है। देखिए मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने से कम तो लगेगा नहीं। मलबों का पहाड़ है। वो जो मलबा गिरा है वही करीब 2-3 मंजिला, एक समझ लीजिए कि जितनी 3 मंजिली बिल्डिंग होती है उतना ही ये भी है। तो अब मलबा को तो धमाके से उड़ाया नहीं जा सकता, काट कर ही उठाया जाएगा। बड़े बड़े लंबे लंबे सरिया हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे वक्त लगेगा लेकिन उठाया जाएगा। और ग्रीन बेल्ट की वो खूबसूरती शायद फिर से वापस आ जाए। आस पड़ोस के लोगों ने भी राहत की सांस ली। उन्हें भी अब धूप और हवा सीधे मिलेगी। इन 2 इमारतों की वजह से रोड़ा बन गया था, रोशनी आ नहीं रही थी, धूप आ नहीं रही थी, हवा आ नहीं रही थी। अब इस ऊंची बिल्डिंग के हटने से उन लोगों ने भी सुकून महसूस कर रहे हैं। तो ये तो 2:30 बजे ख़त्म हुआ। इसके ठीक लगभग 5 घंटे के बाद एक दूसरा सुपर संडे था। 2:30 बजे ये ख़त्म हुआ और 7:30 बजे नोएडा से दूर दुबई में एक मैच होना था, इंडिया पाकिस्तान का। लगभग पौना साल, 300 कुछ दिन हुए थे जब इसी दुबई के इसी स्टेडियम में वर्ल्ड T20 कप के मैच में, पहले मैच में इंडिया और पाकिस्तान के हम हार गए थे और पाकिस्तान जीत गया था। तो अब दूसरा मौका था, वो वर्ल्ड कप था, ये एशिया कप, और फिर इंडिया पाकिस्तान आमने सामने थे। 7 बजे जब टॉस हुआ और इंडिया ने टॉस जीता, उस वक्त मैं मान के चल रहा था कि अब इंडिया मैच जीत जाएगी, क्योंकि दुबई की इस विकेट पर बाद में बॉलिंग करना थोड़ा टफ है और शुरुआत में थोड़े बॉलर को मदद भी मिलती है। तो टॉस जीतकर लगभग इंडिया आधा मैच जीत चुकी थी और दुबई का ये रिकॉर्ड है कि वहाँ ज़्यादातर टीम वही जीती है जो पहले बॉलिंग करती है और बाद में बैटिंग करती है। तो टॉस ने आधा काम किया लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान को हम लोग 130 के आसपास रोक सकते थे। 15-18 रन हमने ज़्यादा दिया। वो एक उनका जो बॉलर जो लास्ट में बैटिंग करने आया था, दाहिला या क्या नाम है, उसने करीब 16 रन बना दिए थे 6 गेंद पे। तो उससे थोड़ा सा 147 तक पाकिस्तान पहुंच गई। और इस पिच पे ये ठीक ठाक स्कोर था, ऐसा नहीं था कि ये 1 साइडेड है। 250 और 200 वाला ये पिच नहीं था। तो 148 यानी 150 तक पहुंचने के बाद लग रहा था कि मामला थोड़ा डगमगाएगा। पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा जो है पहला 2 ओवर जो है वो अजीब सा होता है। मैं कई बार देख चुका हूँ, हमारे विकेट भी गिर जाते हैं, प्रेशर भी आ जाता है। तो यही हुआ। एक नया बॉलर नसीम शाह, उसने बेहतरीन बॉलिंग की। KL राहुल हालांकि अपनी गलती से आउट हुए, लेकिन कल दिल जीता विराट कोहली ने। विराट कोहली की जो बैटिंग थी शुरू से, हालांकि 35 पे आउट हो गए, लेकिन अगर आप थ्रू आउट देखें तो एग्रेशन के साथ पाकिस्तान को हावी नहीं होने दिया। वो जो बॉलर अब तक अच्छा कर रहे थे, एक कैच भी छूटा, टफ था, लेकिन विराट कोहली ने अपने अंदाज में ही बैटिंग की और उनकी पुरानी जो टच और झलक थी वो कल दिखाई दी। जिस गेंद पे आउट हुए, हालांकि उनकी गलती थी, लेकिन तब तक वो अपना काम कर गए थे। ये कोहली का 35 रन बेहद कीमती था। बाकी का काम जडेजा और फिर हार्दिक पांड्या ने आसानी से कर दिया। लेकिन मैच इंटरेस्टिंग था, लास्ट ओवर तक गया था। बल्कि बनर्जी का रात को फ़ोन भी आया कल, बल्कि मैसेज आया जब आखिर में मैच फंस रहा था। तो मैंने कहा कि आखिरी ओवर में एंड देखना, और फिर उसके बाद बात भी हुई। तो एंड वैसे ही था, क्योंकि हार्दिक पांड्या और जडेजा और दिनेश कार्तिकी जब तक हैं तो टारगेट कुछ भी हो, मान के चलिए कि पूरा हो सकता है। तो एक तरफा मैच से बेहतर है कि क्लोज कॉन्टेस्ट देखा जाए, जो कल कैप्टन ने कहा भी, रोहित शर्मा ने, कि हम 1 साइडेड मैच जीतने की बजाय ऐसा मैच जीतना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मुझे भी लगता है एक क्रिकेट के फ़ैन होने के नाते बोरिंग मैच से अच्छा है कि इंडिया चाहे पाकिस्तान का ही हो और एक तरफा हो रहा है तो मज़ा नहीं आता। कांटे का मुकाबला हो, आखिर तक पता नहीं चले हारे कौन जीते कौन, तो फिर गेम का मज़ा कुछ और लेवल पे होता है। तो कल मज़ा आया, कल का दिन अच्छा गुजरा, सुकून से गुजरा। कल मेरी बेटी भी जो है वो मैच देख रही थी, मेरे अंदर वाली थोड़ी उसके अंदर खासियत आ गई। तो जब इंडिया थोड़ा सा डामाडोल हुआ तो उसने टीवी बंद किया, जो मैं भी करता हूँ। लेकिन फिर जब जीतने लगी उसके बाद वापस आई, उसने खोला तो उसने मुझसे कहा कि अगर हार जाती तो आज मैं अपना, उसको बहुत सारे असाइनमेंट मिले हुए हैं, तो कहती है आज मूड ही नहीं होता और मैं कर नहीं पाती, लेकिन अब खुशी खुशी असाइनमेंट करूँगी। तो मैंने कहा चलो, जैसे मेरे अंदर होता था कि पहले इंडिया हारती थी तो खाना नहीं खाता था, तो वो थोड़े थोड़े उसके अंदर भी वो वाला खून आ गया है। लेकिन अच्छा लगता है क्रिकेट का, उसका खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के मैच की फ़ैन है वो भी। तो ये सुपर संडे की बात हुई। बहुत सारे लोगों ने मेल लिखा था और कहा था इन दोनों चीज़ों पे अपनी राय दीजिए, तो बड़ी ईमानदारी से मैंने अपनी राय रख दी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। 22 से लेकर आज 29 7 दिन हो गए, लगभग 1 हफ्ता हो गया।
सोनाली फोगाट की मौत को लेकर। इस एक हफ्ते में तमाम चीज़ें हुई, तमाम बातें हुई, आपको सारी कहानियाँ भी अलग अलग सुनाई। लेकिन एग्जैक्ट 22 से लेकर 23 तक, बल्कि ये कहें कि 22 अगस्त की दोपहर 3 बजे से लेकर 23 अगस्त की सुबह 9 बजे तक क्या हुआ, ख़ासतौर पर सोनाली के साथ, तो वो पूरी डिटेल आ गई है। और ये डिटेल यूँ नहीं है कि सुनी सुनाई कहानी के आधार पर, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर हैं। और ये जो इंस्पेक्टर हैं आयु, इनका नाम है प्रशल PN देसाई, ये अंजुना पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हैं और इसके आयु है, यानी कि इन्वेस्टिगेटिव अफसर, जांच अधिकारी। तो PN देसाई, इन्होंने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है इस पूरे मामले में, और इस पूरी रिपोर्ट में वो कहानी है जिसके बाद आपको फिर किसी शक या सवाल की गुंजाइश नहीं रहेगी और सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो देसाई साहब की ये रिपोर्ट अपने आप में ही एक दस्तावेज़, एक कहानी है, और मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाऊंगा, हूबहू वही कहानी, बस फ़र्क ये है कि वो इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। 22 अगस्त की सुबह क्या, थोड़ा देर सुबह, सुधीर, सुखविंदर और सोनाली ये लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं। इनकी गोवा की टिकट 2 दिन पहले बुक थी, यानी 20 तारीख को। 22 तारीख को ये पहुंचते हैं एयरपोर्ट, उसके बाद एयरपोर्ट से ये गोवा पहुंचते हैं फ्लाइट से। गोवा पहुंचने के बाद ये टैक्सी लेते हैं और इन्होंने पहले ही गोवा में ही ये जो एक रिजॉर्ट है, ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट, ये बुक करा रखा था और इसके इन्होंने 2 कमरे बुक कराए थे कायदे से, एक में सुधीर और सुखविंदर और एक में सोनाली। एयरपोर्ट से लोग टैक्सी पकड़ते हैं और सीधे रिजॉर्ट पहुंचते हैं। रिजॉर्ट पहुंचते पहुंचते लगभग देर दोपहर हो गई, मतलब करीब 3 के आसपास पहुंचे थे। चेक इन किया। चेक इन करने के बाद इन लोगों ने वहीं रिजॉर्ट में खाना खाया। खाना खाने के बाद फ्रेश हुए, थोड़ा आराम किया। इस दौरान में सुधीर और उसके साथी सुखविंदर ने इसी रिजॉर्ट के एक रूम बॉय को बुलाया और फिर उससे बात की, और इससे ये पता चलता है कि शायद सुधीर इस रिजॉर्ट में पहले भी ठहर चुका है। उस रूम बॉय को बुलाने के बाद उसने कहा कि उसे ड्रग्स चाहिए। रूम बॉय तैयार हो गया। इसके बाद वो रूम बॉय कुछ देर के बाद ड्रग्स लेकर आता है 2 अलग अलग पैकेट में। सुधीर 5,000 रुपये देता है उस रूम बॉय को एक पैकेट के लिए, और सुखविंदर दूसरे पैकेट के लिए 7,000 रुपये देता है। कुल 12,000 रुपीज़ 2 पाउच ड्रग्स के। और ये ड्रग्स कौन सा था? MDMA, एक सिंथेटिक ड्रग्स है, केमिकल ड्रग्स। तो ये 2 पाउच 2 पुड़िया ड्रग्स के MDMA की आ गई। अब उसके बाद MDMA की इस ड्रग्स से आने के बाद शाम को जब ये लोग सब सुस्ता लेते हैं, खाना वाना खा चुके हैं, आराम कर रहे हैं, अब सुधीर, सुखविंदर और सोनाली तीनों रूम में ही इस MDMA ड्रग्स को लेते हैं। रूम में ड्रग्स लेने के बाद थोड़ी देर तक ये लोग अपना गप्पे मारते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर रूम में ही रहते हैं। रात के खाने का ऑर्डर नहीं दिया। फिर ये लोग रिजॉर्ट से निकलते हैं करीब 11 बजे, और इन्होंने पहले से ही पता किया था कि कौन कौन से पास में अच्छे क्लब हैं जहां रात में जाकर पार्टी कर सकते हैं। तो इन्हें ये पता चला कि ये पास में करलीज क्लब है, शैक, ये ठीक ठाक क्लब है। और ये भी पता किया था कि कहाँ ऐसा है जहाँ पे कोई सख्ती ना हो, सख्ती मतलब कोई ड्रग्स व्रग्स का रेड वेट का चक्कर ना हो। तो करलीज के बारे में इनको बताया गया। ठीक रात 11:30 बजे ये लोग करलीज क्लब पहुँचते हैं एक टैक्सी से। टैक्सी से पहुँचने के बाद ये पार्किंग में उतर जाते हैं, टैक्सी वाले को पैसे देते हैं और फिर तीनों करलीज क्लब में दाखिल होते हैं। जब ये दाखिल हुए तब रात के 11:30 हो रहे थे। जो CCTV कैमरा है वो भी यही टाइम दिखा रहा है इनके एंट्री के। क्लब में दाखिल होने के बाद ये लोग वहाँ थोड़ा ड्रिंक करते हैं और फिर डांस फ्लोर पे जाते हैं। अच्छा, इधर इससे पहले जब ये रिजॉर्ट से निकलने लगे, एक राउंड इन्होंने कमरे के अंदर MDMA ड्रग्स ली तीनों ने। इसके बाद क्या किया, जो सुधीर है, सुधीर ने MDMA की एक पाउच अपने पैंट की जेब में रख ली और वो शॉर्ट टाइप का पैंट पहने हुआ था, उसने उसमें एक पाउच को जेब में अपने डाल लिया
और एक पाउच जिसमें से इन लोगों ने यूज़ किया आधा और अब भी उसमें से बचा हुआ है, उसको एक खाली पानी के बोतल में, जो छोटा वाला पानी का बोतल आता है बल्कि छोटा नहीं, ठीक ठाक बोतल, उस बोतल से पानी सारा पी गए और खाली बोतल के अंदर इन्होंने MDMA डाल दी और उस बोतल को सुधीर ने अपने पास रख लिया। तो एक ड्रग्स का पाउच उसकी जेब में है और दूसरा ड्रग्स उसने पानी के खाली बोतल में डाला। अब बोतल लेकर ये तीनों निकले रिजॉर्ट से और रात 11:30 बजे पहुंचते हैं कर्लीज क्लब में एंट्री करने के बाद थोड़ा पहले ड्रिंक लेते हैं, फिर डांस फ्लोर पे जाते हैं। तब तक वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे, अलग अलग लोग थे, उनका इन तीनों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। कोई वहाँ और कोई इनकी पार्टी में शामिल कोई और लोग था, ऐसा नहीं था। बस यही तीन थे एक दूसरे को जानने वाले। वहाँ जाने के बाद अब ये लोग डांस वांस करते हैं। डांस वांस के करने के दौरान ही बीच में सुधीर हटता है वहाँ से और पानी का बोतल लेता है एक दूसरा, और उस पानी के बोतल को अपने साथ जो बोतल लेकर आया था उसमें पानी डाल देता है जिसमें ऑलरेडी ड्रग्स है MDMA, और उस हिसाब से वो उसको घोल लेता है। फिर बोतल बंद करता है, खुद सिप लेता है, सुखविंदर लेता है। इसके बाद उस वक्त मस्ती में डांस कर रही सोनाली, उनको भी लाकर वो पानी का बोतल देता है। बाद में जो तस्वीरें हैं उसमें यह है कि सोनाली जो है उसको पीने से मना कर रही है, मतलब थोड़ा इनकार कर रही है। वो शायद सोनाली को शायद खुद को एहसास था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो थोड़ा लग रहा था कि शायद या तो नशा हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक कमरे में ऑलरेडी ये लोग ड्रग्स ले चुके थे। अब 11:30 पहुँचे थे। लगभग 3-3.5 घंटे तक ये लोग डांस करते हैं, फिर बैठते हैं, बातें करते हैं, और गोवा की नाइट पूरी नाइट ही होती है। 2 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 बजे के बाद अचानक सोनाली को थोड़ा सा लगता है थकान और ये वो, तो बैठ जाती है वहाँ पर कोने में। ये लोग डांस कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सोनाली को लगता है ठीक है, फिर वो आती है, लेकिन फिर अचानक वो कहती है सुधीर से कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे बाथरूम ले चलो। अब सुधीर उसको लेके साथ जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे इसी क्लब के लेडीज़ बाथरूम थे। सुधीर और सोनाली गए, सुखविंदर वहीं है डांस फ्लोर पे। वहाँ जाने के बाद सुधीर उसको लेडीज़ बाथरूम तक छोड़ता है, क्योंकि उस वक्त भी एक तरह से वो नशे में ही थी सोनाली बाथरूम के अंदर जाती है, वहाँ जाके वॉमिट करती है, उल्टियाँ करती है। उल्टियाँ करने के बाद करीब 5-7 मिनट का वक्त लेती है। उसके बाद बाहर आती है। सुधीर पूछता है, वो कहती है कि अब मैं ठीक फील कर रही हूँ। कई बार ड्रिंक्स या ड्रग्स के बाद वॉमिट या उल्टी करने के बाद लोग हल्का फील करते हैं, तो उसे भी लगा सुधीर को कि शायद ये थोड़ा नशा ज़्यादा हो गया, लेकिन अब ठीक है, वॉमिट कर चुकी है। वापस ये लोग फिर उसी डांस फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। अब जाने के बाद फिर डांस शुरू होता है। अब डांस कर रहे हैं तो पहली बार बाथरूम 2:30 बजे गए, CCTV फुटेज में कैद है ये। अब इसके बाद फिर डांस वांस हुआ। अब सुधीर और सुखविंदर अपना बोतल से पी रहे हैं वही MDMA, इन्होंने बीच में फिर दी। अब सोनाली को लगा कि शायद ज़्यादा हो रहा, सोनाली मना कर रही है, वो तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। लेकिन वो देते रहे, पीते रहे, डांस होता रहा। अब 2 घंटे और बीत गए। 2:30 बजे पहली बार बाथरूम गई थी। अब 4:30 बज गए। 4:30 बजे सोनाली ने अचानक सुधीर से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे वॉशरूम ले चलो फिर से। सुधीर अब उसको लेके चलता है। इस बार वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, लड़खड़ा रही है। पीछे पीछे सुखविंदर भी आता है। फिर ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे ही सोनाली को लेडीज़ वॉशरूम में ले जाते हैं। सोनाली कहती है कि तुम एक काम करो, तुम या तो वापस जाओ या यहाँ खड़े रहो, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं चल नहीं पा रही हूँ, तो मैं अंदर बाथरूम में बैठूँगी, और ये हो सकता है मुझे नींद आ रही, थोड़ी देर सो जाना चाहती हूँ, तो मैं फ्रेश हो जाऊँगी। तो कहता है ठीक है, तुम अपना टाइम लो। उसके बाद सोनाली अब लेडीज़ बाथरूम में है, दरवाज़ा लॉक नहीं करती, क्योंकि ये तबीयत ठीक नहीं थी, और ये कहता है कि तुम लॉक मत करना अंदर से, मैं यहीं हूँ। अब सोनाली अंदर है, सुखविंदर बाहर है, बल्कि सुधीर। यहाँ पर पहली बार 4:30 बजे सुधीर को एहसास हुआ कि शायद सोनाली को ज़्यादा ड्रग्स दे दिया है। सोनाली को ड्रग्स की ओवरडोज मिल गई है, और इसीलिए उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। अब उसे लगा कि अगर ड्रग्स की ओवरडोज है, उसकी तबीयत बिगड़ गई, कुछ यहाँ हो गया, कहीं पुलिस आ गई तो। अब जब उसे ये डर लगा तो उसने फ़ौरन जिस बॉटल में वो MDMA लेकर रिजॉर्ट से आया था, वो बॉटल अब भी उसके पास थी। उसने फ़ौरन उस बॉटल में, वो जो जेब में उसके बाकी का पड़ा हुआ था MDMA, वो पुड़िया निकाली, वो पुड़िया उस बॉटल में डाली, और उस बॉटल को फिर से बंद किया, और उसके बाद
वो उसी लेडीज़ बाथरूम में घुस गया जिसमें सोनाली थी। सोनाली अंदर बैठी हुई थी, होशो हवास में थी नहीं। उसके बाद उसने उसके फ्लश के ढक्कन को खोला और उसके अंदर वो बोतल डाल दिया, ढक्कन बंद कर दिया। सोनाली का हालचाल पूछा, बाहर आया। सोनाली थोड़ा अंदर बैठकर उसे लगा कि ठीक हो रही है। 4:30 बजे वो वॉशरूम के अंदर गई थी और 1.5 घंटे बाद सुबह के 6 बज गए। अब सुधीर और सुखविंदर को लगा कि अब सुबह हो गए, क्लब भी लगभग खाली हो गया, कुछ लोग ही बचे हैं, अब सब जा रहे हैं, क्लब के स्टाफ का भी की ड्यूटी ख़त्म हो रही है, तो अब निकलना चाहिए इससे पहले कुछ हो। फिर उन्होंने पूछा, सोनाली ने कहा अभी ठीक, अब फील कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने पार्किंग तक जाना है, टैक्सी बुलाई। अब पार्किंग तक वो चल नहीं पा रही है, 2 स्टाफ ने और मदद की। उसके बाद सुधीर ने सहारा दिया और 6 बजे ये वहाँ से पार्किंग में पहुँचते हैं। पार्किंग से एक टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी से बैठने के बाद करीब 6:30 बजे के दरमियान ये उस क्लब से उस लियोनी रिजॉर्ट में पहुँचते हैं जहाँ उन्होंने ऑलरेडी कमरा बुक कराया था। पार्किंग से उतारने के बाद वहाँ फिर गाड़ी से उतरने के बाद सोनाली को सहारा देकर ये कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद सोनाली की तबीयत अब भी ठीक नहीं लग रही है, बट इन्हें लगता है कि शायद ओवरडोज है, नशा उतर जाएगा, लेकिन वो बेचैन हो रही है। फिर ये दोनों एक कमरा और था उसमें कुछ वहाँ भी जाते हैं, कपड़े भी चेंज करते हैं। अब होटल में आए हुए करीब 1.5-पौने 2 घंटे बीत गए थे, करीब 7:45 का समय होगा। सोनाली कहती कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अच्छा, उसकी हालत देखकर अब ये दोनों भी मतलब घबरा जाते हैं। इसके बाद करीब 8 बजे के आसपास ये रिजॉर्ट पे जाते हैं और पूछते हैं कोई डॉक्टर वॉक्टर, तो बताते हैं कि यहाँ पास में ही एक सेंट एंथोनी हॉस्पिटल है। इधर सोनाली की तबीयत बिगड़ रही है, दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक डर भी है कि उन्हें मालूम है कि इसकी तबीयत क्यों बिगड़ रही है, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स ली है और ड्रग्स के केस में गोवा में फंस जाएंगे पुलिस, ये सारी चीज़ें। इधर सोनाली भी एक पॉलिटिकल चेहरा, फिगर, सोशल मीडिया पे एक्टिव, खबरें भी आ जाएंगी मीडिया में। अब ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, लेकिन तबीयत बिगड़ रही थी, उनके पास और कोई चारा नहीं था। उसके बाद उन्होंने रिजॉर्ट के रिसेप्शन के लोगों की मदद से एक टैक्सी बुक की और उसके बाद वहाँ से सेंट एंथनी अस्पताल गए। सेंट एंथनी अस्पताल के सीधे वहाँ पे जो उनका इमरजेंसी वार्ड है, कैजुअल्टी वार्ड, ये वहाँ पर उसको गाड़ी से उतार कर स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। लगभग बेहोशी की हालत में थी सोनाली उस वक्त। उसको सीधे कैजुअल्टी वार्ड में ले गया। वहाँ पर ले जाने के बाद ये दोनों साथ थे, सुधीर और सुखविंदर। वहाँ जाने के बाद एक डॉक्टर देखते हैं सोनाली को, उसकी नब्स टटोलते हैं, उसकी धड़कन देखते हैं। नब्स रुकी हुई थी, धड़कनें थमी हुई थी। डॉक्टर ने देखने के बाद उन दोनों को बताया कि इसमें जान नहीं है, ये मर चुकी है। अब वो दोनों घबरा गए। इधर उस डॉक्टर ने रिपोर्ट किया अपने उसको एमओ को, मेडिकल अफसर जो सेंट एंथनी अस्पताल के चीफ, तो उसने एमओ को बताया कि एक लेडी आई। तब तक उसने लेडी का नाम हम पता कर लिया। उसने बताया कि लेडी का नाम सोनाली फोगाट है और इनके साथ 2 लोग हैं जो इसको लेकर आए, बट ये ब्रॉट डेड लेकर आए। एमओ ने जैसी ये जानकारी ली, एमओ ने फ़ौरन अंजुना बीच पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया, अंजुना पुलिस स्टेशन को, और कहा कि यहाँ पे एक लेडी आई है जो ब्रॉड डेड है और उसके साथ 2 लोग हैं, नाम सोनाली फोगाट है। जब सेंट एंथनी अस्पताल से अंजना पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया गया, उस वक्त टाइम हो रहा था सुबह के 9:22। 9:22 पे पहली बार गोवा पुलिस को जानकारी मिली। गोवा पुलिस की टीम 4 लोगों की, जिसमें एक ये खुद थे, पीएन देसाई, ये सेंट एंथनी अस्पताल पहुंचते हैं। वहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है, फिर बताता है ये 2 लोग हैं। इन दोनों से फिर पूछताछ होती है। इसके बाद अब चूँकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, मामला एक संदिग्ध मौत का, पुलिस लाश को अपने कब्ज़े में लेती है और फिर वहाँ से इसको गोवा मेडिकल कॉलेज जीएमसी के मॉर्चरी में भेज देती है आगे की कार्रवाई के लिए। फिर इन दोनों से पूछताछ होती है। ये दोनों वही पूरी कहानी बताते हैं जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई। 23 अगस्त की बात थी। 9:22 पर पहली बार गोवा पुलिस को पता चला। इसके बाद तब तक यहाँ हिसार में सोनाली के घर वालों को पता चला। शाम होते होते सोनाली का पूरा परिवार गोवा पहुँच चुका था। उसके बाद नेक्स्ट डे 24 तारीख को उसका भाई अंजना पुलिस स्टेशन के बाहर एक वीडियो बनाता है, बताता है, फिर एक कंप्लेंट देता है कि मेरी बहन का कत्ल हुआ और उसके पीछे सुधीर और उसका दोस्त है।
इसके बाद गोवा पुलिस के डीजीपी के कहने पर एफआईआर दर्ज होती है। फिर इन दोनों को उसके अगले दिन गिरफ्तार किया जाता है। 23 को मौत हुई थी सोनाली की। उसके बाद 2 दिन बाद 25 अगस्त को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों की एक टीम सोनाली का पोस्टमार्टम करती है। वीडियोग्राफी में कैमरे में कैद होता है ये पूरा पोस्टमार्टम, और इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट में जो पहली चीज़ थी वो ये कि दिल का दौरा पड़ने से मौत नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये कि मौत की सही वजह क्या है, उसके लिए कुछ केमिकल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने की ज़रूरत है, और जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस मौत की असली वजह है क्या। तो इसीलिए उस रिपोर्ट को भेज दिया गया है, और इसमें ख़ास तौर पर केमिकल एनालिसिस, इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी और सीरोलॉजिकल रिपोर्ट्स, ये 3 रिपोर्ट्स जिसमें विसरा भी शामिल हो जाता है। तो ये रिपोर्ट्स जो हैं, ये तीनों रिपोर्ट ये इशारा कर रही हैं कि इन डॉक्टरों को जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है उन्हें शक एक ही चीज़ का है कि सोनाली की मौत किससे हुई, और उन्हें शक है कि ये ड्रग्स से हुई या ड्रग्स के ओवरडोज से हुई। अब इन तीनों की रिपोर्ट्स जैसी आ जाएगी मौत की पहली सुलझ जाएगी, पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद भी अगर ये रिपोर्ट आ गई कि ड्रग्स या ड्रग्स के ओवरडोज से ही मौत हुई है, ये साबित करना अपने आप में बेहद चैलेंजिंग होगा कि ड्रग्स सोनाली को जानबूझकर दी गई मारने के इरादे से, या फिर अनजाने में ड्रग्स दी गई, और क्या सोनाली ने कुछ ड्रग्स अपनी मर्जी से लिया, जो कमरे में जो बयान है, और फिर बाद में जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तब उसने लेने से मना किया। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि सोनाली खुद अब जिंदा नहीं है अपनी सफाई में कहने के लिए, तो पुलिस और ये दोनों वो अगर जो भी चीज़ें हैं वो पूरा सच बताएंगे नहीं, क्योंकि फंसेंगे। तो अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस, बाकी एविडेंस, रिश्तों की पड़ताल, उन सारी चीज़ों के बाद, और फिर अगर कत्ल है तो इसका मकसद और मोटिव क्या है, और अगर ड्रग्स की ओवरडोज अनजाने में है तो वो अनजाने में कैसे गलती हुई, ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और गोवा पुलिस के सामने एक चैलेंज है इसको सॉल्व करना। तो ये थी पूरी कहानी दिल्ली टू गोवा। क्या हुआ सुबह दोपहर से लेकर अगले दिन 9 बजे तक। तो मुझे लगता है आज सारी चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी, आपके लिए भी। अब इसमें बाकी जो भी होगा अपडेट मैं कोशिश करूँगा आपको ज़रूर दूंगा। तो कहानी फ़िलहाल इतना ही, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आरुषि पाल, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरुषि। और सुशील पाल जी ने भेजा है। साथ ही छाया रमेश चौहान, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे छाया जी। और रमेश चौहान की पत्नी है ये दुर्गावती प्रसाद, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे दुर्गावती। और नेहा प्रसाद जी की सिस्टर हैं, ये सिल्लीगुड़ी से हैं। नंद किशोर पेंडियाला, आज इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नंद किशोर। और धनंजय ने भेजा है नागपुर से। साथ ही राजेश बदगोटी जी का भी आज जन्मदिन है, या बड़गोती, तो हैप्पी बर्थडे राजेश जी। इसके अलावा प्रभा सितारे जी और हीरा ठाकुर जी, इन दोनों का ही जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रभा जी और हीरा ठाकुर जी। और निशा सिंह ने भेजा है। साथ ही आज नौशाद सत्यानी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नौशाद। इसके अलावा नव्या कुमारी, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नव्या। और नरेंद्र कुर्मी जी ने भेजा, उनकी बेटियां हैं ये। इसके अलावा कविता यादव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कविता। और ये नीरव यादव के सिस्टर हैं रेवाड़ी से, बल्कि इनका 28 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कविता। इसके अलावा ईशान शाह ने कहानी की फरमाइश की है। संदीप सिंह राजपूत जी छत्तीसगढ़ से हैं। इसके अलावा मारूफ खान हैं, ट्विन टावर और बाकी चीज़ों के बारे में इन्होंने भी कहा था, मैंने शुरू में बता दिया। फरीद खान है, और इनका कहना था कि ये अरुणा शानबाग की स्टोरी देख रहे थे और बाकी, और इनका मुझसे सवाल है कि ऐसी कौन सी स्टोरी थी जो आप भी सुनाना नहीं चाहते थे, या आपको लगता था कि सुना नहीं पाऊँगा। मैंने पहले भी शायद जिक्र किया है, ऐसी कई स्टोरीज़ हैं ज़िंदगी में जो मैं सुनाना या जिस पे बात करना या लिखना या शो बनाना, उससे भागता हूँ, कतराता हूँ, क्योंकि इमोशनल हो जाता हूँ। तो एक निर्भया है जिसकी कहानी जब भी याद आती है तो आँखों के सामने वो सारी चीज़ें घूम जाती हैं। और भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। इसके अलावा सौरभ कुमार वकील साहब हमारे, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, और इन्होंने एक कहानी की भी फरमाइश की है। मोहम्मद शाहनवाज हैं, सुमन चौधरी जी हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए और इस मेल के लिए, नागपुर से हैं ये। और अशोक डूडी बिश्नोई जी ने भी एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा सूरज
कुदावे जी, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। नरेश सिंह, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है, भरतपुर से हैं ये। और साथ ही भावना शर्मा जी, थैंक यू सो मच भावना जी, आपने जो अपडेट दिया एक। आपको याद होगा सिद्धू सिप्पी मामले में जो जज की बेटी हैं, बिटिया कल्याणी सिंह, जो कत्ल का इल्ज़ाम है, तो मामला भी कोर्ट में चल रहा है और इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया है कल्याणी सिंह ने। उस पर जो आईयू हैं और पंजाब पुलिस, उसको बुलाकर कोर्ट ने कहा आप अपना पक्ष रखें। तो ये भावना शर्मा जी चंडीगढ़ में रहती हैं, उन्होंने भेजा है। थैंक यू भावना आपके इस प्यार के लिए, और पक्का आप राखी संभाल कर रखिएगा और चंडीगढ़ जब भी आऊँगा ज़रूर मुलाकात होगी। इसके अलावा हनी मिस्त्री जी हैं, कहानी की फरमाइश की। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।